बरेली में पोस्टर लगे, दूसरी तरफ आजम खान का बयान आया। बरेली के पोस्टरों में कहा गया कि मुसलमानों को गांव छोड़ के चले जाना चाहिए, वैसा ही होगा जैसे अमेरिका में ट्रंप कर रहे हैं। और आजम खान कह रहे हैं कि मुसलमानों का दिल डर से भरा हुआ है। दोनों बातों को एक साथ रख के देखते हैं राकेश सिन्हा, आपको लगता है कि बीजेपी को खासतौर पे सत्ता में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। भले ही उनको प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको उन्हें इरेज भी करना होगा, डिलीट भी करना होगा। देखिए, अब की भारतीय जनता पार्टी और पहले की भारतीय जनसंघ ये पहली बार सत्ता में आए हैं ऐसा नहीं है। 1967 के बाद से जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी किसी न किसी राज्य में सत्ता में बनी रही हैं। 2 बार 3 बार 4 बार केंद्र में सत्ता में आ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, ये बात मुसलमानों के ही गले नहीं उतरता है। इसलिए मुस्लिम नेता परेशान हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 10 साल पुराना एक बयान मैं आजम खान का बताना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो और मुस्लिम प्रदेश एक बने। हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने डिमांड किया हो कि मुसलमानों के लिए एक अलग प्रदेश का निर्माण हो। ये है आजम खान। यही आजम खान संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात अखलाक के मुद्दे पर कर रहे थे। इसलिए आजम खान को यदि सेकुलर तथाकथित सेकुलर पार्टियां कंडेम नहीं करती हैं, उन्हें बहिष्कृत नहीं करती हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही एलिमेंट्स हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई बनाकर और ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से मुसलमान खतरे में हैं। अब उनको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। आज आपके पैनल में बैठे हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे डरता तो हिंदू है। मालदा में कौन डर रहा था? किसकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी? किसे पूजा करने की अनुमति नहीं मिली थी? इस देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी तो एक दीनहीन की भाव से जीता रहा है। उस दीनहीन को समाप्त करना भी आपको नहीं आता है। मालदा की घटना पर कोई पार्टी कंडेम करने नहीं आई। कोई एक पोस्टर लगा, मिसकरेंट गलत लोगों ने पोस्टर लगाया, मैंने इसकी निंदा की, संबित पात्रा ने निंदा की, संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की होगी ऑफिशियली। पुलिस ने FIR लॉन्च कर लिया। और मालदा के ऊपर किसी पॉलिटिशियन को मालदा शब्द जीभ से नहीं निकला। ममता बनर्जी का राज है। ये सेकुलर कॉलिशन की पार्टनर हैं। आज बंगाल में जाकर 4-5 जिलों में जाकर देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं का जीना नामुमकिन है। हिंदू वहाँ द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनकर जी रहे हैं। राकेश जी, सवाल यही है, देख लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सवाल यही है, अगर ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं का जीना मुश्किल है, तो क्या यूपी में बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाना चाहिए? तब हिसाब पूरा होगा। देखिए, मैं तो साफ कहा रोहित जी कि मैंने निंदा की। मैं कहा है ऐसे जो भी एलिमेंट हों, जो कोई भी हो, उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर भाग में हर नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। हिंदू सभ्यता संस्कृति की एक घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने यहूदियों को शरण दिया। जब यहूदियों को बुलाया जा रहा था कि आप वापस आ जाइए इजराइल, तो उन्होंने कहा नहीं, हम भारत नहीं छोड़ेंगे। चेरामन, केरल के चेरामन मॉस्क को, एक मंदिर को रातों रात हमने मस्जिद बना दिया कि आखिर मुस्लिम इबादत कहाँ करेंगे? इस परंपरा में जीने वाले लोग। और 1911 की एक सेंसस रिपोर्ट का मैं एक लाइन कोट करना चाहता हूँ। 1911 की सेंसस रिपोर्ट में कहा गया था, भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी को भी अपनी पूजा पद्धति बताने में न शर्म होती है न डर लगता है। कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ, कोई कहता मैं प्रॉफिट का अनुयायी हूँ, कोई कहता मैं शैव हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। उस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया है तो इस सेकुलर पार्टियों ने बर्बाद किया है, कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद किया है। और एक बात सुन लीजिए, एंटोनी कमेटी ने कांग्रेस पार्टी में रिपोर्ट क्या दी थी कि आप एक समुदाय विशेष से जुड़ रहे हैं। वही बात समाजवादी पार्टी की है, वही बात बहुजन समाज पार्टी की है। ठीक है। और एक मासूम ने गाना क्या गाया, उस पर फतवा जारी कर दिया। आज वो चर्चा का विषय तो वो होना चाहिए कि उस मासूम को कैसे हम मनोबल बढ़ाएं और कैसे उन लोगों के पिंजरे से उनको बाहर करें। ठीक है, मैं अशोक देव आपके पास आता हूं। उसके पहले संबित पात्रा, आज संसदीय दल की बैठक थी बीजेपी के, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मेरी जानकारी कहती है प्रधानमंत्री ने इशारा किया मुंह के लाल ये शब्द कहकर उन लोगों की तरफ जिनके नाम अभी अभी नईम अब्बास ले रहे थे। क्या आपको नहीं लगता अब जब सरकार आई है तो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो उन लोगों को आपको रोकना पड़ेगा जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे लोगों में डर पैदा होता है? देखिए, जहां तक संसदीय दल की बैठक का सवाल है, वो गोपनीय होता है, अर्थात जो सांसद नहीं है वो वहां जाके सुन नहीं सकते हैं, तो मैं उसके प्रिवी नहीं हूं। इसीलिए मैंने कहा सर, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। वो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, प्रधानमंत्री ने
बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही यह कहा है कि जो डिस्कोर्स है वो डेवलपमेंट के आसपास होना चाहिए, और परसों ही भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि एक नूतन भारत, एक न्यू इंडिया, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की अवधारणा के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं और आप इसको एक भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए। 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी तो तमाम राजनीतिक दल, और मैं ये आदर के साथ कह रहा हूं, जो हमारी ऑपोजिशन थी वो कहती थी अरे क्या हो गया, ये तो 31% वोट ही मिला है। उसके बाद जब देखा कि लोग मान नहीं रहे हैं 31% पे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इंटॉलरेंट इंडिया हो गया है। और आपको याद है दिल्ली में चर्च के ऊपर पत्थर फेंकने वाले से लेकर अवार्ड वापसी गैंग तक ये सारे लोग सक्रिय हो गए थे और पूरे विश्व में इस सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। मगर वो सारा कुछ धराशायी हो गया। पूरे जनता ने भी देखा और विश्व ने देखा कि मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश एक रिपीट है 2014 का। जैसा माहौल 2014 में बना था, विपक्षियों को लग रहा था अरे वैसा माहौल दोबारा नहीं बनेगा, ये तो बिहार हार गए, अब हो गया कमाल, ये अब चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसा माहौल बना, प्रचंड माहौल, ये फिर से वही गैंग एक्टिव हो गया है। और मैं बोलता हूं थोड़े दिनों में कुछ ऐसे लोग आएंगे आपको जिनको कुछ बचा होगा, अवार्ड होगा, कांग्रेस के जमाने के अवार्ड इत्यादि होंगे, वो उस अवार्ड वापस करने की पुनः कोशिश करेंगे। हमको डगमगाना नहीं है, हमको केवल एक ही गति से विकास के रथ को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। ये अवार्ड वाले अवार्ड वापस करते रहे, ना तो मुसलमानों को डरना है ना किसी को डराना है। ठीक है अशोक देव, क्या आजम खान भी ये बात समझेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है, उसी वर्ग से, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे मेजॉरिटी का हो, अब विश्वास बात आ रही है। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम हमारी पार्टी ने नहीं कही है, आम जनता कह रही है। सोशल साइट्स पर आप देख रहे होंगे किस तरह से आवाजें उठ रही हैं। और जो ये बात पोस्टर लगाने की बात है, पोस्टर समाजवादी पार्टी नहीं लगाई है, नाम लिखा हुआ है किसका लगा हुआ है, तो ये अविश्वास कौन पैदा किया है? आपके सामने उन्होंने कहा कि आजम खान नहीं लगवाए होंगे, पैदा कर रहे हैं। नहीं, आप साथ में बैठे, आपने सुना नहीं क्या? नहीं, पहले सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी, आपने नाम लिखा हुआ पढ़ा, नाम आप मेरा लिखा दीजिए नीचे सर, मैं आपका लिखा देता हूं। कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई करने की बात। मैं रोहित जी, मैं पूछ रहा हूं गिरिराज सिंह पे कार्रवाई हुई? जिन्होंने सर गिरिराज सिंह के बयान के बाद बीजेपी की सरकार आई, कितने मुसलमान पाकिस्तान गए बताइए मुझे? की आपने बताइए ना सर, गिरिराज सिंह के बयान के बाद इस देश के कितने मुसलमान पाकिस्तान गए? सिटी रवि पर कार्रवाई हुई? अशोक देव ये तो बताइए, गिरिराज सिंह के बयान के बाद कितने मुसलमान इस देश के पाकिस्तान गए? कार्रवाई हुई? अशोक देव कितने मुसलमान पाकिस्तान गए ये भी तो बताइए। देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बताइए ना, क्या इंतजार कर रहे हैं? जाने का पाकिस्तान लोगों के? कार्रवाई हो गई ना, हम इंतजार कर रहे हैं, सपा पे ही कार्रवाई कर दी। नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? लोगों के पाकिस्तान जाने का? और भी इंतजार कर रहे हैं, किस दिन का? नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने सपने बेचा है, जो आपने आजम खान धमकी दे देते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट हमारी है। मतलब वो राहुल जी कब आएंगे? एक मिनट संबित पात्रा, राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट सर संबित पात्रा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अशोक देव आपसे। आजम खान डीएम को धमकाते वक्त तो ये याद रखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट हमारी है, लेकिन जब पोस्टर लगता है तो केयर टेकर गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि इनको पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। पूछना चाह रहा हूं रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी के विधायक जो है सीईओ को धमकाते हैं, ये क्या आपको दिखाई नहीं लाइए ना फुटेज लाइए सर, बीजेपी के फुटेज लाइए ना, बेटे एक महिला फुटेज लाइए ना सर, पीटते हैं बुरी तरह, फुटेज लाइए ना, आपको ये दिखाई नहीं देता? फुटेज लाइए ना, लाइए फुटेज है आपके पास तो लाइए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं दिखाऊंगा, क्या मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं दिखाऊंगा, आपको फुटेज भेज दूंगा सर। ऐसी 10 खबरें हमारे पास पड़ी हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने आके मारा कि बीजेपी को वोट क्यों दिया। आपको दिखाई दिया टीवी पे? पीटा जाता है। आपके लिए 10 ऐसी खबरें आके पड़ी हैं अशोक देव जिसमें लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा कि बीजेपी को वोट क्यों दिया। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक तय नहीं हो जाएगा कि वाकई खबर है तब तक दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की तरह अफवाह फैलाने का काम नहीं करते हम। रोहित जी, जो आप लोगों की तरह अफवाह फैलाने का काम नहीं करते हम। ये बात आपको नहीं कहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, संबित जी कहें 10 जगह कम से कम ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आके मारा, लेकिन हमने अभी तक नहीं दिखाया, क्योंकि जब तक सारे तथ्यों की पुष्टि नहीं हो जाए तब तक हम खबर को एयर नहीं करते, भले ही देर हो जाए, भले देर हो जाए, चुके हैं कि भले एक दिन लेट दिखाएं, लेकिन विधायक ने महिला इंस्पेक्टर को पीटा, लेकिन आप सीधे सीधे तौर पे ये बयान जारी कर देते हैं मुसलमान डरे हुए,
क्योंकि आप फायदा उठाना चाहते हैं उसका? नईम अब्बास, आपके मुंह से क्यों नहीं निकलता मुसलमान डरे हुए हैं? आप बार बार क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है? मेरा भी है। रवि ने नहीं कहा है। आप कहिए सिटी रवि ने बयान नहीं दिया है। आप कहिए प्रवीण तोगड़िया जी ने बयान नहीं दिया है। प्रवीण तोगड़िया, देखिए मिले थे प्रवीण तोगड़िया से, आपको याद है? रोहित जी, देखा था आपने लास्ट प्रवीण तोगड़िया को, याद है? कहां रहते हैं मालूम है आपको? देखा टीवी पर उनको? कब देखा था आखिरी बार? याद नहीं आ रहा होगा ना? याद नहीं आएगा सर, याद आएगा ही नहीं। बोलिए नईम अब्बास, आपको वो डर क्यों नहीं लगता जो आजम खान को लगता है? मुजफ्फरनगर दंगा के पहले उन्होंने बोला था, मुजफ्फरनगर दंगा के पहले बोला था उन्होंने। सर और ठीक से याद कर लीजिए। नईम अब्बास बोलिए। और हमें गर्व है। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ हमें सिर्फ अफसोस इस जगह होता है। रोहित जी एक मिनट मुझे दे दीजिए। बोलिए नईम अब्बास। हमें अफसोस इस जगह होता है रोहित जी, जब गुजरात में दलितों पे अत्याचार हुआ तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बयान दे रहे हैं और बयान में ये कह रहे हैं कि आप मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत कुछ बोलो, मेरे वो दलित भाई हैं। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें बयान ये चाहिए कि अगर कोई इस तरीके की घटना करता है हमें उस पर सख्त एक्शन चाहिए। और हर समाज को जीने का हक है उसमें, हिंदुस्तान के अंदर हर समाज को जीने का हक है। और हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए जो सर्व समाज को साथ लेके चले और 1 मिनट में एक्शन ले करके ये कहे कि कोई भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे सुरेश राणा हो, कोई भी हो, उन्हें अपनी पार्टी से उनको निकाल के बाहर करना चाहिए कि यहाँ सांप्रदायिक की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ विकास की जगह है। हमें सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से यही उम्मीदें रखते हैं हम कि वो सर्व समाज को साथ लेके चलें और किसी भी और समाज को बांटने वाला कोई नेता इस तरह का बयान दे तो उस पर बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए, पूरी तरीके से उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हम ये बयान ये चाहते हैं। संबित पात्रा, आप समझ रहे हैं मायावती कुछ भी कह रही हो, भले वो ये कहती हो कि मेरी पार्टी से आप किसी को भी बुलाते हैं टीवी पे 5 बजे और उनसे बयान दिलवाते हैं, वो मेरे अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जमीनी राजनीति करते हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपसे बड़ी उम्मीद है। अगर जनता ने आपको वोट दिया है तो उस उम्मीद को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट कमेंट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि हमसे जनता की बहुत उम्मीदें हैं, बिल्कुल सही है। और आप चुनाव के परिणामों को देखिए। आदरणीय मायावती जी अपने भाषणों में हमेशा एक ही बात करती थी, वर्ग विशेष की बात कहती थी और बड़ा इजी सोचती थी कि इलेक्शन बड़ा इजी है, 100 मुसलमानों को टिकट दे दो, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि उनको लगता था ये अरिथमेटिक का खेल है। मगर मोदी जी ने दिखाया अरिथमेटिक नहीं, केमिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। ये केवल ये गणना करते रहे कि मुसलमान 100 मुसलमानों को वोट दे देगा और हम जीत जाएंगे, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जनता ने जाना कि उम्मीदों पर, लेकिन 5 राज्यों में एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमान को, इसीलिए तो 325 सीट दिया है, इसीलिए तो 325 सीट दिया। आप क्या सोच रहे थे? 5 राज्यों में एक भी टिकट नहीं दिया आपने, तो सबसे बड़ा ध्रुवीकरण की कोशिश तो आपने करी है ना संबित जी। जमीन सर सुन लीजिए, हम लोग यहाँ गला फाड़े और चिल्लाए, जनता ने बिना गला चिल्लाए, बिना गला फाड़े उंगली से ईवीएम बटन दबा के जवाब बता दिया है। अभी भी हमें विनम्र होने की आवश्यकता, हम विनम्र रहें और आप भी एक्सेप्ट करें कि आप हारे हैं और तुष्टीकरण को अब अपने किटी से बाहर घटिए। आगे कुछ आपका भविष्य होगा। समाप्त हो गया। जनता का मैंडेट जैसे क्लियर है, वैसे ये बात भी बड़ी साफ है कि जिस भी पार्टी की सरकार बन रही है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नारा लगा रही है सबका साथ सबका विकास, तब तो और ज्यादा बनती है। अगर ये नारा ना भी लगाती तब भी उसकी जिम्मेदारी बनती कि हर तबके को, हर वर्ग को सुरक्षित जीने का अधिकार मिले। अगर यही मिल रहा होता तो शायद जनता पिछली सरकार को बाहर नहीं करती। इसलिए आने वाली सरकार को बहुत सोच समझ के, बहुत फूक के चलना होगा। फिलहाल इतना ही।